नमो बुद्धाय, जय भीम, जय गार्डगे। दोस्तों, हमारे भाइयों और बहनों, आज हमारे बीच में है सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर बाल गंगाधर बागी, डॉक्टर बाल गंगाधर बागी। बाल गंगाधर बागी जी, आपका हमारे चैनल ग्लोबल लाइव में स्वागत है। सर बहुत बहुत आज धन्यवाद हम मुझे लोग आमंत्रित करने के लिए। जी, आज हम लोग जिसकी बात करेंगे, बेसिकली बात करेंगे, वास्तव में एक हमेशा विचार विमर्श होता रहता है सामाजिक सामाजिक लेवल पर या आर्थिक लेवल पर या राजनैतिक लेवल पे कि राष्ट्र निर्माण क्या है और राष्ट्र निर्माण में खासकर अधिकार क्या हैं, आर्थिक अधिकार क्या हैं, राजनीतिक अधिकार क्या हैं। तो जो वास्तव में कि राष्ट्र निर्माण में कि किसी पार्टिकुलर धर्म या जाति या वर्ग का निर्माण हो जाने से राष्ट्र निर्माण हो जाता है, या राष्ट्र निर्माण के लिए उस देश के, जैसे भारत है तो भारत के 140 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी बनती है और रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, या सिर्फ एक वर्ग से हो जाता है। तो आप इस पे के बारे में क्या सोचते हैं? अगर क्या, और खासकर खासकर आप देखते हैं कि भारत में बहुजन जिसको कहा गया, अगर काशीराम की टर्मिनोलॉजी में कहें तो उसमें एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग भी आ जाते हैं। यानी भारत में अगर उसका आंकड़ा देखें जनसंख्या के अनुसार तो 85% हो जाता है, उसको बहुजन टर्मिनोलॉजी दी गई। लेकिन हो क्या रहा है कि एक पार्टिकुलर वर्ग है जो समाज में, चाहे शिक्षा हो, चाहे राजनीति हो, चाहे आर्थिक चीजें हो, चाहे लैंड हो, उसी पर उसका अधिकार है, आधिपत्य है पूरी तरह से। तो क्या इसको आप राष्ट्र निर्माण समझते हैं? क्या कहेंगे इसके बारे में आप? भारत देश सभी का है, जो भी भारत की बाउंड्री में आते हैं, भारतीय संविधान जिनको वोटिंग राइट देता है। जी। तो अगर भारत की बाउंड्री के अंदर रहने वाले लोग जो यहाँ के निवासी हैं, यहाँ के नागरिक हैं, तो भारत में उनके द्वारा किए हुए जो योगदान है वो राष्ट्र निर्माण में गिना जाएगा। लेकिन भारतीय समाज में इतिहास लेखन बड़ी चालाकी से हुआ। यहाँ पे एक वर्ग था जो 85% समाज को ये बोल रहा था तुम्हें पढ़ने का अधिकार नहीं है, उसके लिए उन्होंने बाकायदा एक धर्म ग्रंथ तक लिख डाला, जी। स्मृति तक लिख डाली। और वही लोग थे जो इस समाज के म्यूजिक का जो इन्वेंशन है, इस समाज के जो मेहनत हस्त मेहनत कश वर्ग। मेहनत कश जो आवाम है, जो तमाम चीज़ों का इन्वेंट की, जैसे लोहार लोहे से बर्तन बना देता है, सुनार सोने के सामान बना देता है, चमार समुदाय के लिए चमड़े से काफ़ी चीज़ें बनाए जो है धोबी समाज के लोग। लेकिन उनके द्वारा जो इन्हीं तमाम वर्गों के द्वारा जो म्यूजिक का इन्वेंशन हुआ, जैसे हर जाति के एक म्यूजिक है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में जो लोग आज उस म्यूजिक का इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग फिल्म इंडस्ट्री के सितारे बन गए। लेकिन वही समाज के लोग धोबियुआ गीत, चमरउआ गीत और कहारउआ गीत, तमाम जातियों के नाम से जो बने गीत थे, गीत किसी भी जाति धर्म समुदाय के नहीं होते। बिल्कुल। लेकिन भारतीय समाज में जिन लोगों ने जिस चीज़ का इन्वेंशन किया, जैसे अब्दुल कलाम आज़ाद को मिसाइल मैन कहा जाता है, उनको मुस्लिम मैन नहीं कहा जाता, भले वो मुस्लिम थे। तो भारतीय समाज में अगर एक समुदाय के लोग गीत का इन्वेंशन कर रहे हैं, जैसे धोबी समाज के लोगों ने गीत का इन्वेंशन किया, म्यूजिक का इन्वेंशन किया, तो धोबियुआ गीत कैसे हो गया? तो भारतीय समाज में है, आपका जो आविष्कार है उसको नीचा दिखाने के लिए आपकी जाति से जोड़ दिया जाए। जी। दूसरी बात क्या है, जैसे धोबी समाज के लोग हैं, चमार समाज के लोग, लोहार हैं, खटीक हैं, तमाम भारतीय बहुजन समाज की जो 6743 जातियाँ हैं, इनका कोई ना कोई योगदान रहा, इन्वेंशन रहा है, लेकिन इनके इन्वेंशन को उसको दरकिनार कर दिया गया। और एक वर्ग जो कहता है मैं संगीतज्ञ हूँ, ये लोग भारत रत्न का अवार्ड तक ले लिए। जी। लेकिन भारत रत्न का अवार्ड लेने में ये बताएं ये कौन सा म्यूजिक जो है जिसको इन्होंने इजाद किया, जिसका इन्होंने आविष्कार इन्वेंशन किया। किया हो, यानी कि। हजारों करोड़ों आदिवासी समाज के लोग जो है इस पृथ्वी की जड़ी बूटियां खा के मर गए, और तब ये बता पाए जो है इस जड़ी बूटी खाने से हम मर जाएंगे, इससे जिंदा रहेंगे, ये फायदा करेगी नुकसान करेगी। लेकिन क्या उनका पेटेंट राइट है? यानी जो नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ जी रहे हैं समाज में, गांव में लोग, ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल जिसको कहा गया जी ग्राम सिंह ने, मतलब वो समाज में से एक किसान है, वो उसको पता है कि कैसे किस खेत में कौन सा गेहूं बोया जाएगा, कौन सा अनाज बोया जाएगा और कितनी मात्रा में बोया जाएगा। और जो इस समाज के लोग तमाम तरह के अनाज उत्पादन किए, उस अनाज उत्पादन में क्या उनको पेटेंट दिया गया? जैसे एक समुदाय है कपड़ा बुनने का काम किया, इसको कोरी कहा कोरी, गया। हाँ। जुलाहा भी अब आप मुस्लिम कहा बताइए, जुलाहा भी कहा जाता है जो है। जी। वही कोरी समाज के लोग जो मुस्लिम बने जुलाहा कहे जाने लगे, जी। वरना इधर थे तो कोरी ही थे जो है। जी। जी। तो आप सर ये देखिए जो है कि हम्म। भारतीय समाज में आप ये देखेंगे जो है कि जो कपड़ों की ब्रांडिंग है, जी। जूता चप्पल की ब्रांडिंग है, ये ब्रांडिंग पे मोहर कौन लगा रहा है? हम्म। वह वर्ग लगा रहा है जो कपड़ा कभी बनाया ही नहीं।
जी जो कपड़ा कभी रंगा ही नहीं, जिसने जो रियल में कपड़ा मेहनत नहीं की, वो जो सिर्फ कपड़ा कभी धुला ही वो नहीं, सिर्फ नाम कमा रहा है जो उसके जूता नाम कभी पर। बनाया नहीं, वो मोची ब्रांड लेके घूम रहा है। जी मोची ब्रांड जो है उस चमार समुदाय से तो नहीं है। जी जी और जितने बर्तन बनाने की कला विकसित की, पूरा कुम्हार समुदाय, पूरी दुनिया में अगर सभ्यताएं विकसित होती हैं तो यही जो मेहनत का समाम है, ये शिल्प वाला जो वर्ग है, बिजनेस क्लास जो है, इसी ने दुनिया की सभ्यताओं का निर्माण किया। ओके, लेकिन किस सभ्यता के निर्माण में जो है कुम्हार समुदाय का नाम लिया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं लिया जाता है, जबकि हर सभ्यता तो की खुदाई में तो बर्तन निकलने जो सर ये कुम्हार क्या हम समुदाय ने लोग कह बनाए। सकते हैं कि हमारे समाज में या फिर पूरे भारतीय समाज में जी जो एक एक टर्म दिया बाद में अधिकार, जी क्या ये समाज अधिकारों से वंचित रहा? तो मतलब पूरे विश्व में देखा जाए, मतलब मुझे लगता है अगर हम 1215 में देखें, 1215 में एक मैग्ना कार्टा बिल की बात की जाती है। जी किंग जॉन वहाँ हुआ करता था, फेडरल और बैरोन्स यानी जो आजकल भारत के पार्लियामेंट में राज्यसभा और लोकसभा मेंबर हैं, जी उसी तरह वहाँ फेडरल और फ्यूडल मतलब सामंत और बैरोन हुआ करते थे, जी जो वहाँ पर हाउस और लोअर हाउस में हुआ करते थे, जी हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। तो यानी कि उनको भी अधिकार नहीं दिए गए थे, किंग राजा ने उनको भी अधिकार नहीं दिया। तो जी वहां पर उन फ्यूडल और बैरोन्स ने 1215 यानी 1215 में जी एक क्रांति की थी, जिसको मैग्ना कार्टा का बिल कहा जाता है। जी तो कहते हैं कि राजा ने अपनी शान शौकत में कुछ हम्म, कमी बरती और कुछ अधिकार फ्यूडल और बैरोन्स को दिए। तो वहां से माना जाता है, वेस्टर्न अगर पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करें तो राइट्स की शुरुआत वहीं से मानी जाती है जी कि यानी कभी दुनिया के अंदर ऐसा कोई इंसान एक पैदा हुआ जिसने कि दूसरों की इच्छाओं का भी सम्मान किया। और उसी तरह अगर हम देखें भारत में राइट्स का राज की उत्पत्ति कब मानी जाती है? जब बुद्धा आए। यस बुद्धा एक यस पहला इंसान था। इस बुद्धा भगवान बुद्ध एक पहले ऐसे इंसान हैं, क्षमा कीजिएगा, भगवान बुद्ध एक पहले ऐसे इंसान हैं जिन्होंने एक व्यक्ति बीमार को देखकर, एक बूढ़ा व्यक्ति को देख करके और एक वृद्ध इंसान को देख करके, एक बीमार इंसान को देखकर, एक डेड यानी एक मृत इंसान को देख करके उनके अंदर शील उत्पन्न हुआ, उनको करुणा उत्पन्न हुई और उनको लगा कि यार जिस तरह से उनकी हालात है उस तरह से मेरे भी हो जाएंगे। तो हम पर्सपेक्टिवली देख रहे थे वेस्टर्न वेस्टर्न अगर समाज में देखें वहां भी राइट्स। अगर इसी तरह के 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड में ग्लोरियस रेवोल्यूशन होती है सर, उसको कहा जाता है बिना खून की क्रांति। ये बिना खून की क्रांति वही क्रांति थी सर कि लोगों ने कहा कि जो नेचुरल पदार्थ है जैसे पानी है, हवा है या और खाने पीने वाली वस्तुएं हैं, ये किसी ने बनाई नहीं, किसी ने इसका आविष्कार नहीं किया, लेकिन वास्तव में लोगों ने अपने पेटेंट में ले लिया कि पानी मेरा है, हवा मेरी है, लैंड मेरी है। क्या लैंड कोई बना सकता है सर? लेकिन तो ग्लोरियस रेवोल्यूशन में ये भी हुआ और वहां से धीरे धीरे डिमांड हुई। अगर हम सर बात और करें 1776 1776 में एक बड़ी क्रांति अमेरिका में होती है। जो ब्लैक हैं वहां मार्टिन लूथर किंग का नाम सबने सुना होगा, पूरे विश्व में अपार्थाइड आंदोलन। अपार्थाइड मूवमेंट होता है और वहां पर जो ब्लैक को दास बना करके जंजीरों में जकड़ा गया था उसके खिलाफ बड़ा मूवमेंट होता है, क्योंकि व्हाइट कहते थे कि ब्लैक के पास अपना माइंड नहीं होता है। जी यानी देखिए देखिए कहते चेतनाशील, यानी कहते मनुष्य को अपनी चेतना जगानी चाहिए। इसी तरह सर अगर हम कहें फ्रांस में, फ्रांस में सर अगर हम देखें तो 1789 में 1789 में वहां पर एक 16 अगर हाँ, और पहली बात तो वहां 16वीं शताब्दी में जो वहां पर जो किंग था आ, आ, लुई 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 क्या नाम था उसका, एक लुई 16वां, वो कहता था मैं ही राज्य हूँ। तो वहां पर भी क्रांति हुई वहां पर देखा जाए। और सर अगर रसिया में अगर देखा जाए 1917 में वहां का जो किंग था, वह जार था, वो भी नहीं मानता था कि दोनों दो जनता को राइट दिए जाएं या सिटीजन्स को राइट दिए जाएं। तो वहां पर भी जनता ने क्रांति की और फ्रांस में भी क्रांति हुई। इस तरह अगर चाइना में सर देखिए जार वहां भी था, वहां बहुत 1949 में चाइना में एक बड़ी क्रांति हुई। भारत में लगभग देखा जाए तो जब पहले इंडिया यानी भारत में जो हमारे देश के लोग थे, जो वर्णा सिस्टम था, उसमें एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता था, क्योंकि एक वर्ग ने क्या सिस्टम बनाया, जाति व्यवस्था बना करके दूसरे वर्ग को काम डिपेंड दे दिया कि यही काम आप करेंगे, दूसरा काम आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसी तरह से अगर हम देखें भारत में अब हम आ जाते हैं, अगर हम भारत में 1950 के बाद जब संविधान पर पूरी तरह लागू हुआ और संविधान लागू होने के पहले अगर देखें तो जिस तरह से बड़े बड़े मूवमेंट हुए, यानी भारत में क्रांति बहुत बड़ी नहीं हो पाई, यहाँ मूवमेंट हुआ। जैसे भूमि सुधार आंदोलन लगभग 1951-52 में शुरू किया गया, लेकिन बहुत सारे लोगों को मारा जाने लगा। तो आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार आंदोलन थोड़ा बहुत हुआ तो वहां थोड़ी बहुत लैंड किसी को दी गई, लेकिन वास्तव में देखा जाए बिहार में तो बिहार में बहुत खराब सिचुएशन है। वहां पर जिसके पास लैंड है बहुत ज्यादा है और किसी के पास लैंड नहीं तो वहां बिल्कुल लैंड नहीं है। सर, मुझे जी लगता है कि आपकी तमाम बातों में ढेर सारे प्रश्न हैं। जी सर।
तो मैं चाहूंगा कि स्टेप बाय स्टेप प्रश्न का जवाब दूं, नहीं तो सवाल जो है थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को क्लियर नहीं हो पाएगा। जी जी जी। ठीक है सर, भारतीय समाज में जो वर्ण व्यवस्था व्यवस्था आती है, अक्सर लोग कहते हैं मनुस्मृति से आती है, लेकिन जी मनुस्मृति बहुत बाद में लिखी गई। वर्ण व्यवस्था हमारे समाज में आती है ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से। जी डॉक्टर अंबेडकर ने जब पढ़ा पूरे ऋग्वेद को, तो उन्होंने कहा कि ऋग्वेद के 10 भाग हैं, जी लेकिन 9 भाग के जो ग्रामर हैं, उनकी जो लैंग्वेज है जी और उनका जो थीम है वो बिल्कुल अलग है। जी 10वां मंडल बिल्कुल अलग है। जी और 10वें मंडल से वर्ण व्यवस्था की बात की, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की बात की, तो उन्होंने कहा कि ये जो 10वां मंडल है, ये बहुत चालाकी से बहुत बाद में जोड़ा गया। सर थोड़ा एक बार इसमें ऐड करूंगा कि फिर ये बता सकते हैं प्रोफेशन के हिसाब, लोग अक्सर ये लोग दावा करते हैं कि प्रोफेशन के हिसाब से जातियां बनाई गई, तो पहले जातियां बनाई गई होंगी कि पहले प्रोफेशन डिसाइड कर दिया गया होगा? देखिए सर, बहुजन समाज ही नहीं, पूरी दुनिया का अगर हम समाज देखें, जी तो लोहे का काम, चमड़े का काम, कपड़े का काम, एग्रीकल्चर काम, और तमाम जैसे नाव बनाना हुआ, पहिया बनाना हुआ, गाड़ी घोड़ा ये तो बनाना पूरे हुआ, विश्व में हो रहा था। पूरे विश्व में हो रहा था। सही लेकिन बात। फिर पूरे विश्व में भारत में चमड़े के काम करने वालों को चमार कहा जाता है, लेकिन लेकिन नहीं, वहां नहीं विदेश कहा। में, दूसरे देश में चमड़े के काम करने वाले चमार नहीं कहा जाता है। वहां तो बड़ा दर्जे का माना या जाता है कि मतलब तुमने दिमाग लगाया और वहाँ उद्योग। वर्क एथिक्स है, वहाँ हाँ, वर्क को मानते हैं, राइट रिस्पेक्ट है राइट, उसका, कि बिना उसके समाज चल ही बिल्कुल नहीं बिल्कुल सकता। सही करें। अब अगर कोई सोने का काम करने वाला है, तो हमारे यहाँ सुनार कहा जाता है, उसकी जाति बताएगी, लेकिन बाहर सुनार नहीं कहा जाता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, गोल्ड स्मिथ कहते हैं उसको इंग्लिश ज्यादा में, रेस्पेक्ट दिया लेकिन गया। गोल्ड स्मिथ वहाँ की जाति नहीं है, वो राइट प्रोफेशन है। राइट। तो भारतीय समाज में जो ये वर्ग है, बहुजन समाज जो है, जी ये व्यापारी वर्ग है, जी ये आविष्कार करने वाला वर्ग है। हर जाति, हर समाज, इसी में से लोगों ने आविष्कार किए, जी लेकिन एक जाति एक ही आविष्कार नहीं की। जैसे धोबी समाज सिर्फ कपड़ा नहीं धुला, बिल्कुल। आज के डेट में धोबी समाज में डॉक्टर, इंजीनियर, जज, प्रोफेसर, जज, मीडिया, सभी लोग। साइंटिस्ट, एक्टर, एक्ट्रेस, संगीतकार मिलेंगे आपको जो है। जी तो सर। ठीक उसी तरीके से इतिहास में भी जो है, चाहे वो चमार हो, चाहे धोबी, पासी, खट्टी, किसी भी समाज से हो, मैं पार्टिकुलर जातियों का नाम लेके कह रहा हूँ, अगर हिस्ट्री में जाएंगे तो बहुत बड़े दार्शनिक मिलेंगे। जैसे बिल्कुल, संत गाडगे बाबा धोबी समाज से थे, विद्वान थे कि बहुत नहीं बड़े थे? फिलोसफर हुए हमारे समाज में, बहुत और बड़े देख लीजिए, फिलोसफर। संत रविदास जी दार्शनिक है नहीं हुए? बहुत बड़े दार्शनिक हैं, बहुत बड़े दार्शनिक हुए। अच्युतानंद हरिहर को देख लीजिए, बिल्कुल। मानवर कांसीराम पॉलिटिशियन हुए कि नहीं हुए? तो ये कौन मुझे लगता सा, है भारत में ऐसा पॉलिटिशियन अभी तक तो नहीं, कोई नहीं हुआ। कोई नहीं हुआ। बाबा साहब राइट, डॉक्टर बी बिल्कुल आर बिल्कुल अम्बेडकर को देख बिल्कुल लीजिए जो बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल। और साहू फूले को देख लीजिए, ये किसी न किसी जाति से आते हैं भारत में, क्योंकि जाति व्यवस्था जब बनाई गई तो उसी में कोई ना कोई पैदा हुआ। जी, कोई किसी जाति में नहीं पैदा हुआ, ये लोगों ने कैटेगराइज किया, इसलिए वो जाति कही यानी गई जो है। कहना चाह रहे हैं, बागी जी कहना चाह रहे हैं कि पहले जातियां बना करके आपका दिमाग को सीमित किया गया स्ट्रेटजी के तहत कि आप सिर्फ यही काम, आप पानी का काम करेंगे यस, कहार कहलाएंगे, यस। आप धोबी काम करेंगे, यानी उसके पहले आप सोच ही ना आप पाए भले उसके। ही आपके समाज में वाह, ये तो दार्शनिक बहुत पैदा बड़ी हो स्ट्रेटजी जाए, है सर। आपके समाज में भले दार्शनिक, जिसे गाडगे बाबा हो गए, उसको लेकिन धोबी, उनको धोबी कंसीडर कर धोबी दिया, धोबी कंसीडर कर दिया गया, उनको दार्शनिक नहीं कंसीडर उनको किया। स्वस्तक बना दिया कि मतलब खाली कपड़ा धोने तक बस सीमित बस रहे। बस बस बस। और रविदास ओहो। जी को सिर्फ चमार समझाया, चमड़े से जोड़ दिया, उनको दार्शनिक नहीं माना है समाज। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो किताब है, मैं उनको आचार्य नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि आचार्य का मतलब वो जो दुराचार से दूर रहे, जी लेकिन उनकी पूरी लिटरेचर की राइटिंग में जो उनको हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, वाह। उन्होंने कबीर रविदास पे ना के बराबर लिखा है, और वहीं पे तुलसीदास पे बहुत लंबा चौड़ा लिखा है जो है। मतलब साइंटिफिक मुझे टेम्परामेंट के फिलोसफर्स को मुझे स्थान नहीं दिया तुलसीदास हुआ। से दिक्कत नहीं है, आप उन पे एक नहीं हजारों किताबें लिखिए, रिसर्च कीजिए, जी, करना चाहिए, कवि थे, धार्मिक कवि थे, लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लेकिन वहीं पे जहाँ मेटाफिजिक्स की बात और एपिस्टेमोलॉजी, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा की बात कबीर रविदास और संत गाडगे कर रहे हैं, पूरे हिंदी साहित्य से वो लगभग नगण्य है, गायब है, कम जी पीएचडी होती है। आज भी संत रविदास हिंदी साहित्य में नहीं पढ़ाए जाते हैं, कारण क्या है? एक जाति। तो भारत में राष्ट्र निर्माण में जिनकी महती भूमिका रही है, उनको जाति विशेष उनको का बता इतिहास के करके दायरे से बाहर किया गया। उनको बाहर किया गया जो है। जी सर। और सर एक चीज वो भी देखिए जो है, हम्म, जैसे हमारे यहाँ गौतम बुद्ध के आंदोलन के बाद जो है सिद्ध आंदोलन आते, तो सिद्ध साहित्य के जो विद्वान थे उसमें 84 सिद्ध थे, लेकिन जी 84 सिद्धों में से 36 सिद्ध ऐसे थे जो बहुजन समाज बहुजन से समाज थे, से थे। चमरिपा चमहार समाज से थे, कुम्हारिपा कुम्हार समाज से थे, धूमिपा धोबी समाज से थे, वाह। कालपा लोहार समाज से थे। ऐसे बड़े बड़े विद्वान थे, और वो मेटाफिजिक्स पे बात करते थे। वो कहते हैं जैसे कटहल का पेड़ है, कटहल के जड़ में लगा तो भी कटहल, कटहल के तना पे लगा तब भी कटहल, कटहल की डाली पे लगा तब भी कटहल, हम उसको कटहल कहते हैं। तो ठीक उसी तरीके से हाथ पैर नाक गना वाला शरीर जी एक आदमी ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कैसे हो सकता है जी जब हम प्रकृति की संरचना है। तो उन्होंने उस चीज को डिनाई किया जी जी। कि जातियां जो है ये जो है पैदाइशी नहीं है, ये लोगों ने बनाया। और वही लोग ये जो तो है, उस तरह है जैसे कि एक नन्ना मुन्ना शिशु है, पैदा हुआ, उससे कह दिया गया कि बेटा तुम्हारा यही काम है, इसके बाहर नहीं सोचना, अगर इसके बाहर सोचोगे तो आपको दंड मिलेगा।
तो सोच नहीं पाएगा, जी। और सोच नहीं पाएगा तो विकास नहीं होगा। आज भी आप देख लीजिए, जो SC ST OBC समाज के छात्र छात्राएं हैं, जी, यूनिवर्सिटियों में वो अपनी जाति नहीं बता पाते हैं। क्योंकि उनको उनकी समझ, हाँ एक मतलब बड़ी अच्छा आपने हाँ। छेड़ दिया है सर। 1950 के बाद भारतीय संविधान लागू हुआ और वास्तव में अभी देश के अंदर पूरी तरह से 75 साल हो गए हैं, लगभग 2024 मतलब 74-75 साल हो रहे हैं। आप ये बताइए, अभी भी जो सामाजिक पूंजी है, मतलब जो खासकर बहुजन समाज के पास सामाजिक पूंजी, जैसे एक रिक्शा भी चलाता हुआ ब्राह्मण अगर आता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं उनसे, लेकिन उनके पास जो एक गर्व होता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, दौर से कहता है। लेकिन हमारा जो एक प्रोफेसर है या DM है या जज है, वो गर्व से नहीं कह पाता मैं चमार हूँ, मैं पासी हूँ, मैं धोबी हूँ। ऐसा क्या है सामाजिक पूंजी? जैसे सामाजिक पूंजी का सिद्धांत भारतीय राजनीति और समाजशास्त्र में खासकर कोलमैन और बोर्दियो ने दिया। उन्होंने कहा कि सामाजिक पूंजी, पहले मैं बता दूं सामाजिक पूंजी क्या होता है। जैसे हम किसी गांव गए और हमने एक धोबी पूड़ी भंडार खोला, मैं धोबी समाज से बिलोंग करता हूँ तो आपको उसमें धोबी पूड़ी भंडार खोल सकता हूँ, क्योंकि हमें पहचान है उसी से। अब धोबी पूड़ी भंडार खोलता हूँ तो लोग कोई नहीं खाते, लेकिन आपने देखा बड़े गर्व के साथ पांडे पूड़ी भंडार लिखा होता है, सर आपने देखा होगा। पंडित जी गुप्त, शाकाहारी हाँ, भोजनालय। और गुप्ता पूड़ी भंडार लिखा होता है। यानी कि वो जाति का नाम लेकर अपनी पूड़ी भंडार और समोसा भंडार, मिठाई भंडार, अग्रवाल स्वीट भंडार खोल सकते हैं। लेकिन अगर कनौजिया स्वीट भंडार खोल दे कोई, इसको समझिएगा, ध्यान रखना आप लोग, अगर कोई कनौजिया स्वीट भंडार, चमार पूड़ी भंडार, चमार पान भंडार, चमार पूजा भंडार खोलता है तो वहां कोई नहीं जाता है। या और हमने एक बार अपने क्लास में डिस्कस किया तो हमारे क्लास में बच्चों ने कहा सर हम ही लोग नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि उस सामाजिक पूंजी को, यानी कि उन जातियों को इतना नीचा कर दिया गया है कि लोग उनको जातियां बताने से डरते हैं। तो यानी कि ये सामाजिक पूंजी का मुद्दा हमारे दुनिया में है। यानी जो हमें राइट तो मिले, 1950 के बाद कानून भी आ गया हमारे पास, संविधान में IPC है, CRPC है, लेकिन इसके बाद समाज में आज भी वो इज्जत नहीं मिल पा रही है। आपने सर देखा होगा उसके लोग अपनी जातियां छिपाते हैं। सर उसके लिए मैं जो है बहुजन समाज को 95% जिम्मेदार मानूंगा। जी, क्योंकि अगर आप अपनी जाति के नाम से कोई बिजनेस व्यापार खोल रहे हैं, जी, तो अपने ही समाज का व्यक्ति, बहुजन समाज का, SC ST OBC समाज का व्यक्ति, कोई जैसे किसी जाति से और जी, कोई व्यापार खोल दिया, तो दूसरा जाति उसके यहाँ क्यों नहीं जा रहा? आपकी जनसंख्या भारत में ज़्यादा है, इसलिए आपकी ज़्यादा जिम्मेदारी है कि अगर आपके समाज का व्यक्ति, अगर किसी ने खोल दिया, क्या नाम है, पासी स्वीट हाउस, जी, ठीक है, जी, तो आप वहाँ खाइए, क्या दिक्कत है आपको? वहां ज्यादा खाना चाहिए मुझे लगता है ठीक भाई, है। आपकी पूंजी आपके आप पास जाए। अगर छुआछूत कर रहे हैं, इसका जी, मतलब आप ब्राह्मणिकल ऑर्डर को फॉलो कर रहे नहीं, हैं। एक तरफ कहते हैं कि हम देखे, वो कहते हैं पांडे पूड़ी भंडार आराम से खोल सकते, शुक्ला पूड़ी भंडार खोल सकते जी, हैं, बड़ा गर्व होता है, समोसा भंडार खोल जी, देते हैं। लेकिन वही अगर कोई कहे बाल्मीकि पूड़ी भंडार, अभी एक पता चला सर गाजियाबाद में किसी ने बाल्मीकि छोला भटूरा मतलब ऐसे ठेली लगाता था, उसको लोगों ने सर मार दिया, उसको लगाने से मना कर दिया। तो यानी जो सामाजिक पूंजी है, ये हमारे साथियों को बहुत ध्यान देना चाहिए कि जो सामाजिक पूंजी है, हमारी लड़ाई यहाँ है। हमें कानूनी अधिकार तो मिल गए, कानूनी अधिकार में हम थाने जाते हैं, बाद में कोर्ट जाते हैं, वो चलता रहता है, लेकिन जो सामाजिक पूंजी हमें नहीं मिल पाई, हमें सामाजिक पूंजी अर्जित करनी है। यानी सर हम ये पूछना चाह रहे हैं आपसे कि जाति छिपाना चाहिए कि बिल्कुल अब चौड़े से बोलना चाहिए, अब सर चिंता नहीं करनी चाहिए हमें, क्योंकि वैसे लोग जानते हैं क्या जात जो छुपाते हैं, क्या उनकी जात को लोग नहीं जान पाते हैं क्या? 100% जान पाते होंगे उनकी जात। मुझे लगता है जी, कि जैसे आप ऑप्रेस्ड हैं, जैसे किसी महिला का रेप हो जी, जाए और ये अगर वो ये सोचे कि मेरा रेप हुआ है, मैं लोगों से कहूंगी तो मेरी बदनामी होगी, हम्म, तब उसका होता है, रेप होता रहेगा, उसको न्याय कैसे मिलेगा? यानी अगर लेकिन एक आपके बार अगर साथ उठ खड़ी हो, अगर राइट, अगर आपके साथ अन्याय आपके होता साथ है। अन्याय होता है तो अन्याय को बोलिए। अन्याय को छिपाना भी अन्याय है। वाह। जैसे फूलन देवी ने बोला, अन्याय के खिलाफ बोली, वो रेप विक्टिम थी, उनका रेप हुआ था, लेकिन जब वो बोली और लड़ी भी वो तो और बहुत भारतीय, बहादुर महिला हमारे जी, भारतीय, भारतीय भारत में, पार्लियामेंट में भी आई। भारत पार्लियामेंट, भारतीय समाज में एक जानी मानी हस्ती है फूलन मिर्जापुर से देवी, राइट। वो संसद चुन करके आती हैं। मानवर कांसीराम, माननीय मुलायम सिंह यादव और अन्य बहुजन नेताओं का उनके जी, वो सांसद बनाने के पीछे बड़ा योगदान है। जी, लेकिन अगर उनका रेप हुआ और ये सोचती कि नहीं मैं किसी से नहीं कहूँगी, नहीं मेरी बदनामी होगी, जी, तो वो कैसे आ पाती? ठीक उसी तरीके से अगर आपको धोबी बताने में दिक्कत है, चमार बताने में दिक्कत है, जी, तो इट मीन्स आप वो जाति छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। आपके कास्ट सर्टिफिकेट भी लिखा रहेगा, तभी आपको आरक्षण मिलेगा। हमें लगता है और सर आप कास्ट इतना सर्टिफिकेट डर ना भी लिखा हो तब भी लोग पता करवा ही लेते हैं। पता करवा लेते सबसे हैं। पहले कोई पद मिलता तो सब लोग सबसे पहले जो जी, लोग यही जानने की कोशिश करते हैं भारतीय समाज में कि किस जाति का है, जी, जबकि ये रियल में लीगली भी गलत है, सोचनी भी गलत है, जी, लेकिन वास्तव में उसकी जात जानते हैं लोग। जी, अभी आपने देखा सर मैरिजेस में क्या होता है कि बहुत सारी चीजें हैं, आपने देखा होगा, जी, आप लड़के लड़की सब आराम से एंजॉय करते हैं, खाते पीते हैं, रहते हैं। जब मैरिज का मुद्दा आता है तो लड़की हो चाहे लड़का हो, अपनी जाति में ही कुटुंब देखते हैं। मतलब जी, 1-2% की बात हम छोड़ रहे हैं, एक दो जी, परसेंट जबकि भारतीय संविधान इस बात को बहुत सपोर्ट करता है कि अगर आप किसी अपर कास्ट की लड़की साथ, सो कॉल्ड अपर कास्ट कोई होता नहीं है, ध्यान रखना, मानवता की बात है, सो कॉल्ड अपर कास्ट की लड़की से अगर आप शादी कर लेते हैं
या कोई लड़की शादी कर लेती है लोअर कास्ट, सो कॉल्ड लोअर कास्ट लड़के से, तो उसको 2.5 लाख रुपया मिलता है बाकायदा। यानी संविधान सपोर्ट कर रहा है कि ये जाति इनहेलेशन हो, जैसे डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि रोटी बेटी जी का संबंध जब जी होगा जी तो इनहेलेशन ऑफ कास्ट होगा, जाति उन्मूलन होगा, और जितना ही सर जाति उन्मूलन होगा उतना ही राष्ट्र का निर्माण होता जाएगा। मुझे लगता है जी सर ना कि बहुजन समाज की जो जातियां हैं आपस में जातिवाद करना छोड़ें। जी। उसके अच्छा, बाद आप कहने का मतलब ये जो जातियां हैं बहुजन समाज की, जी पहले ये छोड़ें। जी जैसे हम धोबी समाज में बिलोंग करते हैं, तो हमको चमार समाज के परिवार में, या पासी समाज में, या जी कहार समाज में, या फिर निषाद समाज में, या बिंद जी समाज में, गुड़िया समाज में जी जाना चाहिए, जाना और चाहिए। खाना पीना चाहिए, और शादी ब्याह भी करना जी चाहिए। जी कहना ही जी चाह रहे हैं ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, रोटी जी बेटे का कॉन्सेप्ट यही है। जी चीजें धीरे धीरे बदलेंगी, लेकिन जो भी बदलेंगी ठोस तरीके से बदलेंगी। जी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप कहीं पर भी हैं तो अगर अच्छा, एक आपको राष्ट्र एक रिजर्वेशन वाली बात जो आप कहना बिल्कुल, तो चाहिए। आप अपने जाति को बिल्कुल भी मत छिपाइए। आप जाति छिपाने से जी आप ऐसा नहीं कि आप बहुत कुछ अचीव कर लेंगे या आप बोल देंगे तो नुकसान हो जाएगा, कुछ नहीं है। जी चंद्रशेखर रावण को कौन नहीं जानता, वो चमार समाज से है। जी जी मायावती को कौन नहीं जानता, वो चमार समाज से है। संत रविदास को कौन नहीं जानता, बाबा साहब को कौन नहीं जानता, फूले साहब को कौन नहीं जानता, साहू जी महाराज को कौन नहीं जानता, जी। संत गाडगे बाबा अगर आप और जाति अन्य नहीं भी संत को नहीं बताएंगे तो जानते। समाज आपका पता कर लेगा, ये पता कहना ही कर चाह लेगा, रहे हैं सर, उसमें पता कर छिपा लेंगे, थोड़ी वो रहेगा। छुपा नहीं रहेगा। आप बोलिए, आप आप भले डरिए अपना, नहीं, हाँ, आप भले तिलक लगा ले, जनेऊ पहन ले और कुछ कहें कि भी हम हो। ब्राह्मण हो गए, वो ये मतलब मुझे लगता है अपने आप धोखा देना है। आप अपने गट्स को लेकर के सामने आइए जो है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब तक आप आएंगे नहीं, और बहुजन समाज में एक थोड़ी समस्या ये भी है सर जी जो है सर, जी जी कि समाज के लोगों को ये बड़ी जिम्मेदारी है जी। कि सबसे पहले व्यक्तिवाद से निकलें। हम्म। काफी हमारे बच्चे सामाजिक बने, मतलब सभी लोग, यूनिवर्सिटी में हाँ। आते हैं, कॉलेज में आते हैं, नौकरी पाते हैं, उसके बाद खो जाते हैं और ये कहते हम्म। हैं कि मैं मेरी दुनिया। नहीं नहीं, जब तो तक भाई क्या सामाजिक पूंजी आपको नहीं होगी तब आरक्षण तक, आप आपकी वजह से मिला? नहीं मिला। वाह, इस स्कूल में एडमिशन बहुत करा बड़ी बात। हिसाब से मिला? इस नहीं पर मैं मिला। बहुत बड़ी बात कहूंगा, इसको ध्यान दीजिए कि अगर आपको पढ़ने का मौका मिला है, नौकरी मिली है, या आप रोटी पानी खा रहे हैं, बिजनेस भी किया है सर आपने, जी तो बिजनेस तो समाज के द्वारा मिला, वो कमाई आपकी नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं समाज का हिस्सा है। इसीलिए मुझे लगता है काशीराम साहब ने कहा था कि गो बैक, पे बैक टू सोसाइटी, पे बैक कि टू जो भी, जैसे सोसाइटी। मैं प्रोफेसर बन गया हूं तो मैं जान करके, ये मेरा दायित्व है कि अपने सभी समाज के लोगों, मतलब भारत के पूरे समाज के लोगों को कुछ ना कुछ दे पाऊं, शिक्षित कर पाऊं, उनके बीच में जाऊं, हौसला बुलंद करूं, बोलूं, मुसीबत आएगा तो साथ दूं। ये हमारा दायित्व है, ये कोई एहसान नहीं कर रहे हैं हम। साहब कांसीराम ने बोला कि गो बैक टू सोसाइटी एंड पे बैक ओके टू सोसाइटी। ओके ओके। पहले आप समाज में जाइए, समाज को जानिए, समझिए, उसके लिए कुछ कीजिए। जी अगर आप मोबाइल, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, रेलवे, ट्रेन, जितना भी इन्वेंशन अगर आपने नहीं बनाया है, आपका उस हम्म पर कोई पेटेंट राइट नहीं है, हम्म। तो आप ये नहीं कह सकते कि आपकी व्यक्तिगत दुनिया है और आप जी सकते हैं। सर व्यक्तिगत आपका तो कुछ देखिए नहीं कुछ है, नहीं, मुझे लगता है अगर पानी भी पी रहे हैं तो व्यक्तिगत नहीं, नेचर का कहीं ना बिना कहीं दो हिस्सा हम के पा आप रहे हैं, राइट, हाँ। पैदा नहीं हो सकते तो व्यक्तिवाद कहाँ क्या से बात है? कर, क्या बात, व्यक्तिवाद होना व्यक्तिगत कुछ नहीं है। अमानवीय होना है। व्यक्तिगत कुछ नहीं, अगर आपने अपनी मेहनत से कोई नौकरी पाई है, उसमें भी समाज का, परिवार का, गांव का, आसपास के लोगों का योगदान है। अब सर सर ये कहना चाह रहे हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि मैंने खुद मेहनत करके और खुद ही खा लूं तो आप सामाजिक नहीं है, कहने का मतलब वो जानवर टाइप में हो जाता है आदमी ना, जी जी जी। कि आप ही, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप चरें और ना। सर या- राष्ट्रवाद में जो है जी, बहुजन समाज का जितना बड़ा योगदान है, मैं वो जो सवर्ण समाज है सो कॉल्ड, उसका योगदान उसके लेवल में कुछ भी नहीं क्योंकि है। जनसंख्या भी नहीं है, और वो वो जनसंख्या पॉइंट भी में नहीं, है। बिल्कुल बिल्कुल मैं बिल्कुल। कह रहा हूँ कि जितना भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, किसने किया? दलित और जमीन ओबीसी, को जोत करके उपजाऊ कौन किया? दलित ओबीसी। यादव समाज के लोगों ने दूध पैदा किया, उस दूध से कितनी सारी मिठाइयां बन गई। मिठाइयाँ क्या सर, सब ताकत है, जिनके हाँ, हाथ पे आज हाथ पैर अगर हड्डियां मजबूत हो तो उन्हीं के। कुर्मी समाज ने खेती बाड़ी कर करके, सारे समाज के लोग खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन जो महारत पानी में कुर्मी काम समाज करने के वाले लोगों सर को, कहारों को देख लीजिए आप, हमारे भाइयों को जी, हैं? मल्लाह समाज के मल्लाह समाज लोग के लोग, जो नाव बनाए, ऐसा नहीं इंग्लैंड, पहले तो हम, भारत में जो मैं बता नाव, रहा हूँ। सर जी, भारत में 10,000 साल पहले या 20,000 साल पहले कोई यूरोपियन या बाहरी आदमी बहुत तो आया बड़ी नहीं बात, था। बहुत बड़ी तो बात। नाव बनाने के आर्ट कैसे सीखा? क्या बात है सर, यहीं के बहुत लोगों बड़ी ने बात, बनाया, बहुत बड़ी बात। बढ़ई समाज के लोगों ने बनाया, कुम्हार समाज के लोगों ने बनाया, उनका सर योगदान है। पहले तो बर्तन भी नहीं होते थे स्टील के, तो सर बर्तन बिल्कुल। सारे तो वही कुम्हारी अब बनाते होते हमारे भाई बहन, हैं? भारत में जो मिट्टी का बर्तन बनाया, यहाँ के कुम्हारों ने बनाया, कि इंग्लैंड, जापान, जर्मनी से लोग आके बनाए थे। क्या बात है सर, हाँ, पहले तो मशीनें भी नहीं थी, उद्योग भी नहीं बिल्कुल। था, हाँ। 10 लाख 15 साल पहले जब यहाँ लोग तमाम चीजों को इस्तेमाल कर रहे थे, हम्म यहीं के लोगों ने इन्वेंशन किया। हम्म और ये दिलचस्प बात है साथियों कि बहुजन समाज की जितनी भी जातियां हैं, हम्म। वो जातियां सर क्या कोई दिमाग न है इन कोई लोगों के पास। व्यापारी वर्ग हैं, जी वो जी कोई न कोई वो व्यापार कर रही हैं, और कोई न कोई क्या नाम है, आविष्कार की हैं। भारत में किसी भी जाति को देख लीजिए, हर जाति ने आविष्कार किया है, जी। लेकिन ब्राह्मण समुदाय, क्षत्रिय समाज, वैश्य समुदाय, इसका कोई इन्वेंशन नहीं है। सर इसी तरह ये अगर हम, बता दें जी सर, सुन, जी सर, एक बता दें जो है, इन्होंने हम्म। कौन सा इन्वेंशन किया है, वो कृपया कमेंट करके बता दें, हम मान लें इनका इन्वेंशन। बहुत स्याही का सही। आविष्कार इन्होंने नहीं किया, कागज का आविष्कार इन्होंने नहीं किया, ओहो।
क्या नाम है, पत्थरों का आविष्कार इन्होंने नहीं किया, कलर का आविष्कार इन्होंने नहीं किया, कपड़े का आविष्कार इन्होंने नहीं किया, चमड़ा जूता चप्पल का आविष्कार इन्होंने नहीं किया, लकड़ी बनाने का काम इन्होंने नहीं किया, बर्तन बनाने का आविष्कार इन्होंने नहीं किया, किचन के तो सारे क्या सामान सिर्फ इन्होंने नहीं बेवकूफ किया, बनाने का काम किया है क्या इन इन्होंने लोगों सिर्फ बेकूफ बनाने किया, यही इनका इन्वेंशन ने? ये है। तो बहुत बड़ा, ठीक है, ये तो साजिश लग रही है सर हमारे जिस तरह समाज से। के लोगों ने पानी की पूजा किया, पानी की आराधना किया, क्यों? प्रकृति की रक्षा के नहीं लिए। सर, बहुजन समाज प्रकृति प्रेमी तो हमेशा रहा है। और ये लोग क्या किए जो है उसमें जो है अल्लाह के पाखंड घुसा के आपको पुजवाना चाहते हैं, फिर आपको मूर्ख बना दें, ओहो। और गोबर गणेश जो बनवाना चाहते हैं उसके माध्यम से लाना चाहते हैं कि आपके पास शेष बुद्धि रही कि नहीं रही। जो आदमी गोबर खा लिया, गोमूत्र पी लिया, इसका मतलब वो उसके वो ब्रेनलेस है, उसके पास ब्रेन नहीं है। ये उन्होंने टेस्ट किया उस माध्यम से जो है। तो हम ऑडियंस को ये बताना चाह रहे हैं कि आप अपने माइंड का यूज कीजिए, और माइंड का यूज का मतलब नहीं कि आप कुछ भी सोचिए कुछ भी कीजिए, जी। आप स्वतंत्र कर सकते हैं, लेकिन आप साइंटिफिक ही नहीं है। अगर आप जो है पत्थर पूज रहे हैं और गाय का मूत्र पी रहे हैं, दूध बहा दे रहे हैं, आप इसका मतलब पढ़े लिखे नहीं है, गंवार है, कुछ नहीं जानते आप जो है। बल्कि मैं गंवार की भी कैटेगरी में नहीं रखूंगा, अमानविक कैटेगरी में रखूंगा। अच्छा सर, क्योंकि एक जो बात, स्कूल नहीं गया जी जी, वो भी दूध फेंक करके मूत्र नहीं पीता है। जी सर, जो गांव में गया, देखिए हम लोग हमेशा आस्था और विश्वास पर कभी क्वेश्चन नहीं उठाते हैं, क्योंकि आस्था, देखिए हम भी बहुत बहुत बड़े आस्थावान आदमी हैं, क्योंकि मैं जैसे पानी पर, अग्नि पर, आकाश पर, पृथ्वी पर, सूर्य पर, चंद्रमा पर, माता पिता पर, गुरुओं पर हमेशा आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं। लेकिन अंधविश्वास, हमको पहले ध्यान रखना, हमें समाज को, एक हम लोग वीडियो सर एक दिन और आपको निमंत्रित करूंगा, इस पर बनाएंगे कि आस्था, विश्वास और अंधविश्वास में क्या अंतर है। लोग विश्वास को ही अंधविश्वास समझते हैं। जी तो सर यहाँ पर एक क्वेश्चन और उठता है कि भारत में प्रोफेसर विवेक कुमार हैं, जेएनयू के प्रोफेसर, अंतर्राष्ट्रीय लेबर उनकी ख्याति प्राप्त है, मैं उनको कोट करके बोल रहा हूँ। वो अक्सर ये कहा करते हैं कि आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं है। जी आरक्षण हमेशा क्या है, सामाजिक, जैसे आपने कहा कि सामाजिक पूंजी हमारे पास नहीं है, जी कि मान लीजिए वाल्मीकि पूरी भंडार कोई खोलना चाहे तो नहीं खोल सकता, तो उस आधार पे आरक्षण दिया गया, आर्थिक नहीं। यानी कि वाल्मीकि समाज के पास हो सकता है कि उसके पास ऑडी कार हो सकता है उसके BMW कार हो, लेकिन लोग उसकी छुई हुई पूरी बाजार में नहीं खा सकते हैं, ये प्रॉब्लम है। तो आपने देखा होगा सर, एडमिनिस्ट्रेशन में भी बहुजन समाज का जो डेटा है, भारत सरकार के पास खुद का डेटा है, उसमें सर देखा जाए एडमिनिस्ट्रेशन में नंबर 1, इसको गिनते रहिए, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन में, दूसरा शिक्षा में, जैसे शिक्षा में, तीसरा जुडिशरी में यानी न्यायपालिका में, चौथा मीडिया में, और पांचवा इंडस्ट्री में, और फिर पॉलिटिक्स यानी राजनीति में, और फिर MNCs में, और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन सर, जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, इनमें कहीं रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो सर वास्तव में ये सारी जो जड़ें हैं भारत किसी राष्ट्र को निर्माण करने के लिए, ये सारी मतलब अभी 15% जो सो कॉल्ड अपर कास्ट के लोग हैं उन्हीं के पास सब कुछ है। तो अगर इनका रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तो सर राष्ट्र का विकास क्या हो पाएगा? और जबकि वास्तव में ये इन पर काम सबसे ज्यादा इन्हीं लोगों ने किया है, हमारे समाज के लोगों ने। अगर 2 गिलास पानी है, हम्म, एक गिलास पानी आपके पीने के लिए, एक गिलास पानी मेरे पीने के लिए है, हम्म, और मैं दोनों गिलास पानी पी जाऊं हम्म। और आप प्यासे रहें, आपका तो इसका पेट फट जाएगा सर, मेरा तो तो हाल प्यासे मर इसका जाऊंगा मतलब ये हुआ कि मैं आपके अधिकारों को खा रहा हूं, तो हाँ। सबसे बड़ा राष्ट्र विरोधी मैं हूं। ओहो, तो जो यानी सवर्ण समुदाय के लोग, हमारी मेहनत के लोग कहीं और चली सवर्ण गई। समुदाय के लोग, हम्म, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, हम्म, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे एकेडमिया हो, हम्म, अगर अपनी जनसंख्या के अनुपात से ज्यादा खा रहे हैं तो सबसे बड़ा राष्ट्र विरोधी वही है। जिस तरीके से एक घर में 10 सदस्य हों और उसमें 2 सदस्य मिलकर के 8 सदस्य का खाना खा लें, बाकी बचे हुए खाने को फेंक दें, 8 को ना खाने दें। इसी तरह से भारत में बैकलॉग नहीं पूरा हुआ, इसीलिए भारत में प्राइवेटाइजेशन हो रहा, ताकि लोग सरकारी संस्थाओं में ना सकें। सरकारी संस्थाएं रहेंगी तभी रिजर्वेशन लागू होगा, इसलिए प्राइवेट कर दो। मुझे लगता है और राष्ट्रवादी राष्ट्र विरोधी में अंतर समझना होगा। आप बताइए, जो है इस देश की आबादी 54% ओबीसी है, लेकिन उनका रिजर्वेशन 27% है। 54 होना चाहिए उनको, 54 होना कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। और अगर उनको क्रीमी लेयर हटा भी दो तो थोड़ा बहुत 27% उनको रिजर्वेशन दे रहे हैं, बाकी रिजर्वेशन खा रहे हैं, इट मींस आप सबसे यानी बड़ा हमारा हिस्सा राष्ट्र उधर विरोधी खाया जा रहा है आराम से। यस, और उसको लीगलाइज किया लोगों ने, और वो लोग राष्ट्रवाद का नारा दे रहे हैं। कोई ब्राह्मण है, कोई बनिया है, वो जब नेता बनता तो कहता है मैं देश का नेता हूँ, और मैं अगर हरिश्चंद्रा नेता बनना चाहता है तो कहता है गाड़गे समाज का नेता है, धोबी समाज का नेता है, दलित समाज का नेता है, बहुजन समाज का नेता है। जैसे प्रोफेसर, बड़े बड़े प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी में और जेएनयू में और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में है, कहते दलित थिंकर है, और वो लोग जब सिंपल जो ब्राह्मण होता है वो कहते हैं वो भारत का थिंकर है। तो इसमें कितनी बड़ी स्ट्रेटजी है। हमको भी अक्सर कहते हैं कि, हमको भी आरोप लगाते हैं, कई लोग कहते हैं कि तो धोबी समाज का चिंतक है, बहुजन समाज का चिंतक है, लेकिन देश का चिंतक क्यों नहीं? यानी कि इसका मतलब वो हमें कैटेगरी में बांट रहे हैं, जैसे पहले जाते हमको बांटा था ना,
वो जी वही सिद्ध करना चाह रहे हैं कि इसको जात तक सीमित कर दो। देखिए सर, उनके पीछे एक चालाकी है, क्योंकि धोबी समाज के नेता को अगर धोबी समाज का नेता बता रहे हैं, जो धोबी समाज में पैदा हुआ, जी जी, तो उसको जनता का नेता इस ना पर आप बना लोग के, गौर जननायक ना फरमाइएगा बना सब लोग। करके हाँ। उसको जाति का नेता क्यों बता रहे हैं? जैसे आप प्रोफेसर हो जाएंगे, लेकिन आपको कपड़ा धुलते हुए देखना चाहते हैं, इसलिए प्रोफेसर नहीं मान रहे हैं। आपको कपड़े धुलते हुए सिंबॉलिक, देखना चाह रहे हैं, सिंबॉलिक, हाँ। सिंबॉलिक नहीं, रियल में करवाना चाहते हैं, हाँ। इसलिए आपको अच्छा, नेता उनको को मौका सर्व मिल करने जाए का तो तय। हमसे भी कपड़ा धुलवा लेंगे अभी वाराणसी बिल्कुल से। बिल्कुल वही चाह रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग कि कितनी बड़ी स्ट्रेटजी है कि अगर और कोई जब जज हम भी ऐसे है, हाँ, जब हम ऐसे कहेंगे कि फला जाति का नेता, फला वर्ग का नेता, तो तो जी दूसरी सीमित। जातियां उसको मानेंगी नहीं, ओहो। और ये जो है क्या करेंगे, अपने आप को सबका नेता बताएंगे। जो है, हम्म, जो एक समुदाय के लोग हैं, जो हम्म, किसी के बारे में सही तरीके से नहीं सोचते हैं, वो सबका चिंतक बन जाते हैं। हम्म। आप बताइए, पूरी एकेडमिक राइटिंग में जितनी और किताबें हमने हमारे देखा लिखी सर वो गई, ज्यादा जातिवादी होती हैं, क्योंकि हमने देखा है कि वो अपर कास्ट के लोग ज्यादा जातिवादी हैं। भाई और वो जो जातिवाद करते हैं वो दिखाते नहीं है बस खाली। हमने जेएनयू में देखा है कि जब ओबीसी एससी एसटी का बच्चा जाता है वाइवा देने के लिए, पीएचडी में एंट्रेंस एग्जाम उसको देने के मार्क्स लिए, कम देते हैं। मार्क्स कम दे दिए जाते हैं, जबकि उसका रिटर्न में हाई होता है। मेरा रिटर्न में बहुत ज्यादा मार्क्स था, जो कि हिडन था, पता नहीं था। अगर वो पता चलता तो मुझे शायद वाइवा में बहुत कम मार्क्स दिए गए थे, लेकिन मैं फिर भी क्वालिफाई हुआ क्योंकि मेरे रिटर्न में ज्यादा थे। और हमारे जिसके रिटर्न में कम थे बहुत मार्क्स हमसे, उसको वाइवा में इतने ज्यादा मार्क्स दे दिए जाते हैं कि वो क्रॉस कर पाता है। सोचिए, हमारे मित्र यही हैं, यूपीएससी में भी होता है सर। जी, जी। हमारे मित्र हैं जो अजय कुमार हैं, जो मुरैना जिले के रहने वाले, एसआईएस में उन्होंने पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम पास नहीं, किया नाम था। चाहे ना लीजिए, कोई बात नहीं। और नाम लेना इसलिए जरूरी कि वो लोग भी गलत मानते, सिर्फ डेटा देना जरूरी है अच्छा सर। अच्छा अच्छा। तो लोग क्या, उनको जो है एक नंबर दिया गया वाइवा में, जो है हम्म। वाइवा में एक नंबर दिए, फिर भी उनका सिलेक्शन हुआ। लोग बोले एक नंबर देके तो हम इसको फेल कर दिए थे, हम्म। इसका सिलेक्शन कैसे हुआ? उनका रिटर्न में हाई था। अगर ओहो। वाइवा में उनको ठीक नंबर मिल जाता तो शायद वो अरे एंट्रेंस कई एग्जाम सर ड्रॉप मेरे कर मित्र जाते। ऐसे हैं जिसके रिटर्न में आईएएस की मतलब यूपीएससी की परीक्षा में बहुत हाई मार्क्स हैं, जी, लेकिन उनकी उनके बराबर में अपर कास्ट का आदमी एक पास हो गया, और जो उनको लोअर तो कास्ट का राष्ट्र फेल कर दिया। निर्माण में सर जो है हम्म, कौन बाधक है? वही लोग बाधक हैं सबसे बड़े, जो खुद को राष्ट्रवादी कहते हैं और राष्ट्र विरोधी काम करते हैं। जी। और जो रियल में राष्ट्रवादी है, उसका हक मार करके उसको राष्ट्र सर विरोधी इसमें बताने जेंडर लगे को हुए थोड़ा हैं। रखते हैं, जैसे जेंडर में चाहे जेंडर में भी क्या है आजकल, क्या है कि आरक्षण, महिला आरक्षण की बात आती है, तो उसमें क्या, उसमें भी जैसे मान लीजिए महिला 50% महिलाओं को आरक्षण अगर मिल जाए, उसे मैं चाहता हूँ कि 50% महिलाओं को आरक्षण इस देश में होना चाहिए। अब पता नहीं देंगे कि नहीं देंगे, होगा कि नहीं होगा, हम लोग कब लड़ पाएंगे, लेकिन उसमें भी आरक्षण में आरक्षण होना चाहिए भाई। अपर कास्ट की महिला, ओबीसी महिला, दलित महिला, हैंडीकैप्ड महिला, सब पे कैटेगरी होनी चाहिए ना सर, ये तो दिक्कत हो जाएगी फिर। देखिए मायावती जी, बहन जी जो है चीफ मिनिस्टर रहे, लेकिन उनको दलित दलित नेता, हाँ, दलित नेता माना गया। बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की ये बात है। शर्म की बात है। जबकि वहीं समर समाज की जो महिलाएं हैं, इंदिरा गांधी को मान लीजिए अपर क्लास, मतलब कभी सबके नहीं, नेता। कभी, जबकि वो ब्राह्मण थी, जी इंदिरा गांधी ब्राह्मण थी ना जी भाई। पूरा गांधी परिवार ब्राह्मण परिवार था, जी गांधी को छोड़ करके। जी वो तो गांधी जी तो खैर बनिया कास्ट से आते थे, लेकिन जितने भी नेहरू फैमिली हुई, जितने भी मतलब नेता हुए, सब ब्राह्मण थे। जी और आपने देखा हो कि हाँ सर, एक बात और है, हमारे देश में सबसे अभी तक दलित प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाया। और आपने देखा कि कितने ब्राह्मण प्राइम मिनिस्टर बन गए, लेकिन आज तक कभी नहीं कहते हो ब्राह्मण। अटल बिहारी वाजपेयी को कभी नहीं कहा गया ये ब्राह्मण प्राइम मिनिस्टर है। और सर उसमें कभी भी इनको जवाहरलाल नेहरू को नहीं कहा गया, मतलब राजीव गांधी को नहीं कहा गया, इंदिरा गांधी को नहीं कहा गया। मतलब आप ये समझ रहे हैं कि मतलब वो लोग जब प्राइम मिनिस्टर बनते तो देश का प्राइम मिनिस्टर है। देखिए हमारे बहुजन समाज के लोग बहुत ही ईमानदार, बहुत सीधे साधे, सेंसिटिव है, समतामूलक नाजुक लोग है, हैं, राइट। इसलिए वो किसी भी नेता को ब्राह्मण नेता, क्षत्रिय नेता नहीं नहीं कहते हैं, कहते हैं। आरोप नहीं लगाते हैं, तो हाँ। अच्छा, और वो लोग हमारे जैसे पर। बीपी सिंह का बड़ा सम्मान है। जी कुछ सर। दिन पहले बीपी सिंह का जो है वो था, लोगों ने नमन भी किया, बहुत बहुत सारे बहुजन समाज के नेताओं ने सेलिब्रेट भी किया, जो है सोशल मीडिया पे लिखा गया। लाल बहादुर अच्छे शास्त्री नेता को थे। कभी नहीं कहा ब्राह्मण नेता। और उनके समय में जो है ओबीसी आरक्षण भी लागू हुआ। लाल बहादुर शास्त्री को अप्रिशिएट किया, इवन कि नेहरू को लोगों ने अप्रिशिएट किया, इंदिरा को अप्रिशिएट कभी किया। नहीं कहा कि ब्राह्मण नेता है। और यही बहुजन समाज के लोग भर भर के वोट दे करके इंदिरा गांधी, पूरे गांधी परिवार को संसद में पहुंचाते रहे अच्छा हैं। सर, मैं क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ सर। ये देख रहा हूँ कि इस देश में बहुत ये मतलब व्यवस्था अगर खराब हुई है, तो सबसे ज्यादा सरकार तो कांग्रेस ने चलाई, जी कांग्रेस का रूल रहा। तो हमें लगता है कांग्रेस सर दिखता नहीं है कांग्रेस में, लेकिन मुझे लगता है वो भी आरक्षण पर काम नहीं कर पाए, क्योंकि एकेडमिक से 1997 से आरक्षण लागू हुआ। नेट परीक्षा में बहुत बाद में, जब 1954-53 में यूजीसी नेट की स्थापना हुई, तो उसमें 50% जो एससी के लिए और 55% जो ओबीसी के लिए और मतलब जनरल ओबीसी के लिए किया गया। मतलब पहले तो सर आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी पूरी तरह से, यानी कि जिस घर में बिल्कुल घर चू रहा हो, घर में पढ़ने लिखने की किताबें ना हो, कोई माता पिता पढ़ने, हमने देखा सर कई बार, जैसे मेरा भी जीवन देखा, तो गाय बैल बगल में बंधे हुए हैं, माता पिता कभी स्कूल नहीं गए, वहां से पढ़ के बच्चा कोई आए, और एक का बच्चा कोई टीचर हो, किसी घर में कोई पूंजी हो, पैसा हो, अच्छी अच्छी इज्जत हो, सामाजिक पूंजी हो,
उनके घर में। तो आरक्षण की व्यवस्था तो सर बहुत पहले से 1950 से हो जानी चाहिए थी, लेकिन इन लोगों ने, तो इसके सर जिम्मेदार तो कांग्रेस पार्टी है पूरी तरह से। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और गांधी का डिबेट रहा जी 1930, 31, 32 तक। हम्म। गांधी पूरी तरीके से अछूतों के अधिकार देने के खिलाफ थे ओहो, और बिल्कुल बोले कि बिल्कुल। मैं मर जाऊंगा लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर को सेपरेट इलेक्टोरेट को पृथक निर्वाचन इसको को नहीं समझिए, मानूंगा। जो हम लोग बापू बापू करते रहते हैं गांधी जी को, और इस पर ध्यान देना है आप लोग को। बाबा साहब को लगातार धमकी दिलवाते रहे कि डॉक्टर अम्बेडकर अगर आप पूना पैक्ट में साइन नहीं करेंगे आपको जान से मरवा दिया जाएगा, आपके लोग को जिंदा जला दिया जाएगा, आप लोग घर उजाड़ दिए जाएंगे। इस तरह के बयान आने लगे बाबा साहब के पास। बाबा साहब मजबूर होकर पूना पैक्ट पे साइन करते हैं 1932 में। और किसी तरीके से बाबा साहब उस समय जो है रेमसे मैकडोनाल्ड वगैरह थे, लॉर्ड रीडिंग थे, इनसे बात करके किसी भी तरीके से उन्होंने रिजर्वेशन का प्रोसीडिंग करवाया। 1950 में वो चीज़ें लागू हुई। और बाबा साहब ने जो 1951 में रिजर्वेशन क्या नाम है हिंदू कोड बिल महिलाओं के लिए जो बनाया था, सभी समाज की महिलाओं के लिए था, लेकिन 1955 में, नाम उसका था हिंदू कोड बिल 1955 में। हाँ नहीं, 1951 में। और जी जी, फिर उन्होंने अच्छा। रिजाइन भी दे दिया था। और रिजाइन देने के पीछे कारण यह भी था कि ओबीसी आरक्षण की बात भी उन्होंने की थी, जो उन्होंने 340 में बाद में लिख दिया था संविधान में जो है जी कि ये लागू होगा जो है। जी। तो सर मेरा कहने का मतलब यह है कि वही गांधी परिवार, गांधी को जो आदर्श मानता है, गांधी अछूतों के खिलाफ हमेशा से रहे, ये ओबीसी डिबेट हम एक दिन और रखेंगे, ओबीसी ये वर्ग को बड़ी डिबेट हमेशा है। भटकाते रहे। रिजर्वेशन का थोड़ा मैं पूरी ब्रीफ कर प्रोसीडिंग, देता हूँ। सर जी एक जी मिनट। जी जी। और कांग्रेस पार्टी लगातार सत्ता में रही, तो जिसके फादर जिसके नाम से पूरा ये ब्राह्मण परिवार गांधी अपने नाम में यूज करने लगा, वो रिजर्वेशन के खिलाफ रहे। और ये वो रिजर्वेशन कैसे पूरा कर सकती है आप बताइए। जो है जब कर्पूरी ठाकुर आते हैं, बीपी मंडल आते हैं, और शिवदयाल चौरसिया आते हैं, मानवर कांसी राम, रामविलास पासवान, मुलायम सिंह, और ये क्या नाम है चौधरी देवीलाल, ये सब जो लोग आते हैं जी, वो रिजर्वेशन के लिए इस ओबीसी आरक्षण को लागू करवाने में बड़े बड़े आंदोलन हुए। इंदिरा मंडल गांधी के आयोग, बीच में हत्या हो मंडल गई, आयोग, हाँ। राजीव गांधी की हत्या हो गई, 84 का दंगा हो गया, बाबरी मस्जिद कांड हो गया। ये तमाम हौच पौच के बीच में लागू किया गया। और जो तमाम साजिशें इन्वॉल्व रही हैं कि ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। काफी लोग समर समुदाय के ऐसे लोग थे जो कि खुद को नुकसान आग उग लगाने की तमाम चीजें की घटनाओं वो तो जब हिंदू कोड बिल पास हो रहा था तब भी दिक्कत हो रही थी लोगों को, खासकर। तो राष्ट्र निर्माण में अगर ओबीसी समाज पिछड़ा है, दलित समाज पिछड़ा है, आदिवासी समाज पिछड़ा है, उसके पास जमीनें उस तरह से नहीं है, नौकरियां उस तरह से नहीं, रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और उसके विरोध में आप लगातार लगे कि ओबीसी आरक्षण लागू नहीं होने देंगे। बीपी मंडल ने उनके शासन में लागू हुआ, तो बीपी मंडल को आप देखिए, बीपी मंडल का वो था, और लोग क्या नाम है ना उनकी जयंती सेलिब्रेट करते हैं ना पुण्यतिथि मनाते हैं। ओबीसी के लोग, ओबीसी के लोग तो करते हैं, लेकिन सवर्ण समुदाय के लोग उनको नेता नहीं मानते। जबकि राष्ट्र निर्माण में देखा जाए उनका बड़ा योगदान रहा है। आप राजपूत थे तो उनका सम्मान करेंगे, लेकिन अगर राजपूत कोई ओबीसी समाज के लिए काम करे तो आप उसका सम्मान नहीं करेंगे। इसका मतलब आपकी नीयत में खोट है। आप देश के सबसे बड़े राष्ट्र विरोधी हैं। सर मेरे दिमाग में बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक और आ रहा है। ये लोग अभी कहते हैं कि आरक्षण से ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, लेकिन जब आरक्षण नहीं था इस देश के अंदर, जब शिक्षा व्यवस्था किसी एक वर्ग के हाथ में थी, मात्र एक वर्ग के हाथ में, वर्ग में किसी जात के हाथ में थी। अब आप देखिए कि उस समय की जो शिक्षा व्यवस्था थी और आज की शिक्षा व्यवस्था, यानी आज की शिक्षा व्यवस्था उस समय की शिक्षा व्यवस्था से लाख गुना अच्छी है। क्योंकि आज जैसे मान लीजिए अभी एक क्वेश्चन अगर देखें कि हर वर्ग से, हर समाज से लोग पढ़ लिख कर विश्वविद्यालयों में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, पार्लियामेंट पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उद्योगपति भी बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, हर चीज बन रहे हैं। लेकिन एक समय एक वर्ग था जब एक ही पार्टिकुलर वर्ग के हाथ में शिक्षा व्यवस्था थी। तब पूरा भारत अगर शिक्षित हो गया होता उस समय, तो क्या विदेशी जो ताकतें आई, आक्रांता आए हमारे देश में, तो क्या आप आते? हमारे देश में सबको ट्रेनिंग दी जाती है, अगर बंदूक चलाने की या फिर सेना में काम करने की, तो इनके सबके पास ताकत थी कि यादव समुदाय के पास या लोध समुदाय के पास, धोबी समुदाय के पास क्या ताकत नहीं थी? लेकिन इनको खाली डिसाइड किया गया था कि तुम्हारा काम क्या है, कपड़े धोना और गाय चराना। और 1950 वाला जो रिजर्वेशन है वो सबको समान अधिकार देने का रिजर्वेशन है। आपको क्या नाम है साइंटिस्ट बनना है पढ़िए, प्रोफेसर बनना है, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस जो भी बनना बनिए, ये पूरी तरीके से अधिकार देता है। यानी अब समय आया है भारत का। ये जो आरक्षण है ये संपूर्ण अधिकार वाला आरक्षण है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन 1950 से पहले जो आरक्षण था कि ब्राह्मण ज्ञान बांटेगा, क्षत्रिय युद्ध करेगा, बनिया व्यापार करेगा, सर जी 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 व्यापार करेगा। तो भाई आपने कैसा व्यापार किया, देश की जीडीपी डाउन हो गई। आपने कैसा ज्ञान दिया, देश निरक्षर हो गया। आपने कैसे देश की रक्षा किया, विदेशी क्या आक्रांताओं ने लूट लिया हमारे देश को, लूट ली। यानी कि वो उसमें कौन स्ट्रेटजी बना रहा था। इसका मतलब यह है कि ये जो
आप रिजर्वेशन लिए थे कि हम युद्ध करेंगे, हम पढ़ेंगे, व्यापार करेंगे, फेल हो आपका गए, रिजर्वेशन पूरी फेल हो तरीके से गए, फेल हो गया, फेल हो गए, क्योंकि आपके रिजर्वेशन में देश गुलाम हो गया। गुलाम हो गया और मानवता नहीं थी। मुगल भी आए और बाकी लोग शूद्र सबकी सेवा जी जी करेंगे, अफगानी वही भी शूद्र आए, आज डच भी आए, पुर्तगीज जैसे आए। आरक्षण मिला, जैसे अधिकार मिले, वही लोग देश के बड़े बड़े पदों पे उसके पहुंच बाद गए जो देश है। सिक्योर है पूरी तरह से सर। देखिए जी छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है, उसके जी बावजूद भी देश सिक्योरिटी है। आपने देखा हमारे देश की जल सेना हो, चाहे नौसेना हो, चाहे वायुसेना हो, जी ना, मजबूत है और सब भारतीय संविधान से है, उसमें SC ST OB समाज के लोग बड़ी संख्या में है। बड़ी संख्या में रियल में। ठीक तो है। देखिए जैसे देश के राष्ट्र निर्माण में सबसे पहली बात है सर प्रशासन में, एजुकेशन शिक्षा में, जुडिशरी में, मीडिया में, इंडस्ट्री में, पॉलिटिक्स में और एमएनसीज में और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में, और आने वाले समय में सर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी, क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी जो बनाए गए हैं वो भारतीय समाज के द्वारा ही बनाए गए हैं, जी उसमें भी आरक्षण होगा, होना चाहिए और होगा ही। आने वाले समय में सर जो गरीब तबका है, जो समाज का वो तबका है, सबाल्टन वर्ग जिसको कहा जाता है, जिसको बोलने का अधिकार नहीं था, जिसको चलने का अधिकार नहीं, दौड़ने का अधिकार नहीं था, बंदूक चलाने का अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार नहीं था, इन सबको अधिकार मिलेंगे, लेकिन कब मिलेंगे? जब आप सब लोग चेतनाशील हो जाएंगे। अगर आप कॉन्शियस नहीं होगे तो आने वाली जनरेशन आपकी फिर गुलाम हो जाएगी। अगर और ये गुलाम हुई तो भारत फिर राष्ट्र निर्माण की सीमा रुक जाएगी, उसकी राष्ट्र निर्माण नहीं हो पाएगा। राष्ट्र निर्माण वास्तव में तभी होता है जब महिला, पुरुष या फिर अब अगर कहें तो ट्रांसजेंडर, पूरे सभी नागरिक, वर्गों, सभी जेंडर का और सभी भारत के नागरिकों का, संपूर्ण नागरिक। संपूर्ण नागरिक, जी चाहे वो किसी धर्म का हो, चाहे किसी जाति का हो जी और चाहे किसी वर्ण का हो, कोई भी सभी हो। का विकास हो, जी सभी का। खासकर सबसे प्रमुख बात है इसमें शिक्षित होने की। और जब चेतनाशील होंगे तो वास्तव में राष्ट्र निर्माण होगा, यही हमारा भारत होगा। और एक बात और बता दो, दिमाग में लोगों के आता है, अक्सर लोग गाली देते हैं कि कलयुग चल रहा है। कलयुग जानते हो क्यों बोलते हैं लोग सर? इसलिए बोलते हैं क्योंकि अब दलित जो धोबी कपड़ा धोता था वो प्रोफेसर बन गया, यस चमार जो जूता गाड़ता था वो जज बन गया, जी या फिर कह लीजिए जो चौरसिया समाज का आदमी खाली वो पान का काम करता था वो वाइस चांसलर बनना। कहने का मतलब है ये लोग कहते हैं अब कलयुग आ गया। हमें लगता है सर आने वाले समय में जितना समय बीतता जाएगा और समय बेटर आएगा, क्योंकि पहले सर क्या था कि इससे हमारे घर की महिलाएं थी तो छुट्टी थी, जल्दी शादी कर दो नहीं तो कोई उठा ले जाएगा। आज कोई उठा के दिखा दे, आज किसी की हिम्मत तो बोल के दिखा दे। मान ली छुटपुट घटनाएं होती हैं तो उसमें सब भारतीय संविधान के तहत कानूनी कार्रवाई होती है, कर तो देते हैं दुरुपयोग लोग बाद में, लेकिन बाद में क्या होता है उनको जेल की हवाएं सलाख में रखा जाता है। यानी पुरानी व्यवस्थाएं, पहले ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी, यानी जो सामाजिक व्यवस्था थी इसमें व्यवस्था नहीं थी, यानी कानून का डंडा। डॉक्टर अंबेडकर ने एक बात कही, कानून का डंडा। गांधी ने कहा था कि हमारी नीयत साफ हो जाएगी, सवर्ण समाज सुधर जाएगा एक दिन क्योंकि सुरक्षित हो कानून की जाए, जरूरत नहीं है। लेकिन नहीं, कहा था मन बदल जाएगा। तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा नहीं, कानून का डंडा जब पड़ेगा तो उनका मन भी बदलेगा, जी, जी। तन भी बदलेगा, उनकी जो जात की जो टसन है हम्म, वो भी बदल जाएगी जी। और बदल रही है। आप चाहे आसपास देख लो, अपने गांव में देख लो, विश्वविद्यालय में देख लो, लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी 80% जाति इनके दिमाग में भरी है। जी ये जाति का इस्तेमाल करते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में मैं पढ़ाता हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय में लगभग 80 कॉलेज हैं, उसमें एक भी प्रिंसिपल आपको बता दूं दलित नहीं है, एसटी नहीं है। ये लोग कहते हैं कि इनके पास क्वालिटी नहीं है। तो इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं, हम लोग इस पर बात करते रहेंगे। और मैं चाहता हूं कि अपने देश को अगर सुरक्षित रखना है, राष्ट्र का निर्माण करना है, तो सभी वर्गों का, सभी जातियों का, सभी लोगों का, चाहे किसान हो, मजदूर हो, सभी लोगों का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में, पॉलिटिक्स में, उद्योगों में और मीडिया में बहुत जरूरी है, क्योंकि मीडिया बहुत खतरनाक रोल प्ले कर रही है। हम लोग तभी चैनल बनाए हैं कि हम अपनी बात कहने कहाँ जाएं, और हम अपने समाज के लोगों से कहते हैं कि आप लोग इसको सुनिएगा और सभी लोग सुनिएगा। हम तो कहते हैं जो सवर्ण भाई बहन भी सुने वो भी देखिएगा कि अगर ये राष्ट्र निर्माण हो जाएगा तो इसमें फायदा आप सबका भी होगा, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा रिजर्वेशन नहीं देना पड़ेगा। ये तो आपकी होशियारी कारण रिजर्वेशन हम लोग ले रहे हैं। और दूसरी बात ठीक है क्या ना? है सर, जो है ना कि अगर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में सवर्ण समाज के लोग इन्वॉल्व रहे, जी, SC ST OBC के अधिकार को लगातार मारते रहे, ये भी राष्ट्र विरोधी है ऐसा देखा तो जाए। एक समय ऐसा आएगा कि जो 85% समाज जब विद्रोह पे आ जाएगा, जी मरने और मारने पे आ जाएगा, अपने जी सर्वाइवल पे आ जाएगा, जी जी। तो उस देश के अंदर जो है हाँ, राशन से मुझे सिविल लगता है वार बहुत छिड़ जाएगा। भाई। जी और ये हम तो कहते हैं सवर्ण भाई बहनों की जिम्मेदारी बनती है कि जी अपने आसपास के लोगों को मोटिवेट करें जी और मोटिवेट करके उनको आगे बढ़ाएं। जैसे अमेरिका में अफर्मेटिव एक्शन है, ब्लैक जी लोगों को जबरदस्ती उनको बुलाया जाता है। जैसे कोई फिल्म बन रही है, जी कोई कंपनी बन रही है, तो उसमें बुलाया, आपको पता है अफर्मेटिव एक्शन पढ़िएगा आप, अफर्मेटिव एक्शन पढ़िएगा अमेरिका में। वहां पर क्या है कि कोई अगर मूवी बन रही है, कोई फिल्म बन रही है, तो जबरदस्ती या प्यार से उनको बताया जी जाता है कि एक फिल्म बन रही है, आपका उसमें रोल है, तो उनको बताया जाता है। और नहीं आते तो दूसरे इंसान को ढूंढा जाता है कि आप आइए, जिससे कि कल को ये कोई इतिहास में आवाज ना उठा पाए कि इस वर्ग के लोग उस समय नहीं थे। जैसे बिल्कुल भारतीय बिल्कुल विश्वविद्यालयों में लगभग 49, 48, 49 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, मुझे लगता है कोई भी दलित वाइस चांसलर नहीं है। जी तो
तो ये इतिहास देख रहा है ना, तो मैं सवर्ण भाई बहनों से भी कह सकता हूँ, हम सब भाई हैं, जी लेकिन आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है, कोई लीगल किसी का जिम्मेदारी, अधिकार हाँ, ना मारे। ना मारे। जी बहुत बहुत धन्यवाद बागी जी, आप आए, और मुझे लगता है कि आज इस चैनल पर सब लोग, हमारे ग्लोबल लाइव चैनल में सब लोग सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, इसको बढ़ाइए। हम लोग इस तरह की जानकारियां आप लोगों को प्रोवाइड कराते रहेंगे। कुछ कमियां अगर हैं तो उसमें मुझे माफ करिएगा, लेकिन उसमें हमें सुझाव दीजिएगा, हम इसमें रिफॉर्म करते रहेंगे। थैंक यू। मैं डॉक्टर हरीश चंद्रा, दिल्ली विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान विभाग। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच थैंक सर। यू।